रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएसटी का पेपर जो कि हुआ था 26 अप्रैल 2025 को। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। मिल्क कंटेन प्रोटीन कॉल्ड कैसीन एंड व्हेन मिल्क मिक्स्ड विद एसिड कैसीन मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन प्रोडक्ट कॉल्ड। ऑप्शन ए है मिल्क फाइबर, ऑप्शन बी है मिल्क शेक, ऑप्शन सी है कैसीन आयरन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, व्हेन मिल्क रिएक्ट्स विद एसिड कैसीन प्रोटीन्स क्लम टुगेदर फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स मिल्क कॉल्ड मिल्क फाइबर। दीज फाइबर्स कैन बी यूज टू क्रिएट फैब्रिक्स एंड बायोप्लास्टिक्स। तो इसकी ऑप्शन करेक्ट कौन सी हुई हमारे पास? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मिल्क फाइबर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुई। MCQs नंबर 2 है हमारे पास। वेयर इज़ सरदार निश्तर बरीड? सरदार निश्तर को कहाँ दफनाया गया? ऑप्शन ए है इन द विसिनिटी ऑफ मज़ार कायद कराची, लाहौर फोर्ट, इस्लामाबाद मोनूमेंट एंड डी है नन ऑफ दिस। तो देखें एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है। सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज बोर्न ऑन जून 13, 1899 इन पेशावर, ब्रिटिश इंडिया। कहाँ पे पैदा हुए थे? ब्रिटिश इंडिया में, जून 13, 1899 में। ही वाज डाइड ऑन फरवरी 14, 1958 इन कराची पाकिस्तान। और इनको दफनाया गया है मज़ार कायद की विसिनिटी में। सो इसका भी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 था हमारे पास। इन विच ईयर पाकिस्तान फर्स्ट 5-year प्लान फॉर एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड? तो एजुकेशन के लिए 5-year प्लान है जो कि पाकिस्तान ने कब इम्प्लीमेंट किया था? इसमें ऑप्शन 1 है 1947 से 1952, ऑप्शन 2 है 1950 से 1955, ऑप्शन सी है 1955 से 1960 एंड ऑप्शन डी हमारे पास 1960 से 1965। तो यहाँ पर देखें, द फर्स्ट 5-year प्लान वर अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अली खान। और कब हुआ था? देखिए ऑप्शंस में, पहला जो है हमारे पास हुआ था 1955 से 1960। तो फर्स्ट 5-year प्लान जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं जो नेक्स्ट पॉसिबल MCQs हैं जो आने वाले PST के टेस्ट में आ सकते हैं। वो सेकंड 5-year प्लान कब था? 1960 से 1965। थर्ड कब हुआ था? 1965 से 1970। फोर्थ कब हुआ था? और 1970 से 1975। इसी तरह 5 जो था वो 78 से 83, और उसके बाद 6 जो था वो 83 से 88, उसके बाद 7 जो था 88 से 93, और 8th 5-year प्लान जो था 1993 से 1998 तक का था। नेक्स्ट हमारे पास MCQ से देखें, विच ब्रिटिश ऑफिशियल हैड स्ट्रेंड रिलेशन ड्यू टू वर्ल्ड वार 2? कौन सा जो ब्रिटिश ऑफिशियल था उसके रिलेशंस ठीक नहीं थे वर्ल्ड वार 2 की वजह से? लॉर्ड कैनिंग था, या फिर हमारे पास ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग था, तीसरा है लॉर्ड लिंकन लो था, या उसके बाद हमारे पास था नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन के लिए देखें, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कि कौन सा हमारे पास जो है वो स्टैंड था। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन में, लॉर्ड लिंटन लो वाइसराय ऑफ इंडिया 1936 से 1994 हैव severely strained relation with इंडियन लीडर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। अब यहाँ पर देखें, जो लॉर्ड लिंटन था, इनकी जो डिक्लेरेशन थी, जो स्ट्रैंड रिलेशंस थे वो वर्ल्ड वार 2 के बाद इंडिया के साथ, और उसकी वजूहत क्या थी? यहाँ पर सबसे पहले देखें यूनिलैटरल डिक्लेरेशन है। यहाँ पर देखें, ही अनाउंस्ड इंडियाज़ एंट्री इनटू वर्ल्ड वार 2 1939 विदाउट कंसल्टिंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड गांधी। तो मतलब उसने अनाउंस कर दिया था वर्ल्ड वार 2 में एंट्री, और हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी से उसने मशवरा नहीं किया था। दूसरा, क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से 1942 हिज हार्श क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट, मास अरेस्ट, वायलेंस, वर्सन टेंशन, और इसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फेल्ड नेगोशिएशन, इसने नेगोशिएशन की थी, रिजेक्टेड डिमांड्स फॉर पोस्ट वॉर इंडिपेंडेंस
लीडिंग टू 1942 क्रिप्स मिशन कोलैप्स। तो इन वजूहत की वजह से जो हमारे पास लॉर्ड लिंथलिथगो थे, इनकी जो रिलेशंस थे वो ठीक नहीं थे इंडिया के साथ, इंडियन पीपल्स के साथ और इंडियन लीडर्स के साथ। 5 नंबर MCQs है हमारे पास। चेंज द नरेशन, ही सेड आई एम फीलिंग टायर्ड। देखिए पहला है ही सेड द डेट आई वॉज फीलिंग टायर्ड, दूसरा होगा ही सेड डेट ही वॉज फीलिंग टायर्ड। ये दा नहीं है, यहाँ पर मिस जो है वो मिस प्रिंट हुआ है, डेट है। उसके बाद थर्ड है ही सेड डेट ही इज़ फीलिंग टायर्ड, नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर इन इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस एम फीलिंग चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस वाज फीलिंग। यहाँ पर देखें हमेशा जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। डेट इज़ यूजली एडिड व्हेन चेंजिंग फ्रॉम, और डेट जो है वो यूजली ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर देखें ही सेड डेट ही वाज फीलिंग टायर्ड, तो ये हमारे पास बी जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर MCQs है हमारे पास। चेंज द वॉइस शी गैव मी अ बुक। यहाँ से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या होगा। ए ऑप्शन है अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर, दूसरा है हमारे पास अ बुक हैड बीन गिवन टू मी बाय हर, सी है अ बुक इज़ गिवन टू मी बाय हर, एंड डी है नन ऑफ दिस। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस, सो द पैसिव फॉर्म यूजेस वाज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर देखें जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है, जब इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट में पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें वाज का इजाफा करेंगे और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। गिव का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गिव चेंजेस किस में हो जाएगा, वाज गिवन में, ठीक है, इन पैसिव वाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर, तो ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर MCQs है हमारे पास। द फ्रॉग हर्ट इट सेल्फ वाइल प्लेइंग। हर इट सेल्फ, हियर इट सेल्फ इज़, यहाँ पर इट सेल्फ क्या चीज़ है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ एक्शन है, या नन ऑफ देम है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख लें, इट सेल्फ रिफ्लेक्ट्स द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट द फ्रॉग। यहाँ पर देखें जो इट सेल्फ है ये किसका एक्शन बता रहा है, फ्रॉग का अपने ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या सकते हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो जब सेम होते हैं इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो ए ऑप्शन है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर MCQs है हमारे पास। चूज़ द एडवर्ब ऑफ मैनर, चूज़ द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है एंड, बी क्विकली, बट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखें, क्विकली डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, मैनर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ, ही रन्स क्विकली, ठीक है। जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है वो आंसर ऑफ बताता है हाउ, जैसे कि ही रन्स क्विकली, तो इसमें कौन सा होगा, क्विकली, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 9 नंबर MCQs है हमारे पास। He decided one day that dash things had to be changed. A in the none of these. तो यहाँ पर देखें we use the before specific or unknown thing. जब हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ होती है उसके लिए हम नो द यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो थिंग्स आर स्पेसिफिक, सो हियर वी यूज़ द। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ही डिसाइडेड वन डे डेट द थिंग्स टू बी चेंज, ये हमारे पास इसका ऑप्शन था। 10 नंबर MCQs है हमारे पास। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन साइमल्टेनियस इक्वेशन 7x minus 4y is equal to 10 and 2x plus 3y is equal to 65। ऑप्शन ए है 5, बी है 12, ऑप्शन सी है 10 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ऑप्शन ए जो थी देखें 7x minus 4y is equal to 10, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1 का नाम देंगे,
उसके बाद हमारे पास दूसरी थी 2x + 3y = 65। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब यहाँ पर देखें, हमने किसी भी इन दो में से एक के वेरिएबल को सेम करना होता है या किसी एक के वेरिएबल को एलिमिनेट करके उसे सब्स्टिट्यूट करना होता है दूसरे में। यहाँ पर देखिए क्या करता है, लेट्स सॉल्व देम यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 7 3 = 21, 4 3 = 12। सिमिलरली इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, तो यहाँ पर देखें 2 4 = 8 एंड 3 4 = 12। एंड यू कैन ऑब्जर्व हेयर डेट यहाँ पर भी 12y है, यहाँ पर भी 12y है। अब क्योंकि इन दोनों के साइन अपोजिट हैं, जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, इसमें हमारे पास -12y है और इक्वेशन 2 के साथ जब 4 को मल्टीप्लाई किया है तो +12y आया है। हमने इनको ऐड करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज सिमिलर साइंस होते तो हम सब्ट्रैक्ट करते, तो इनको एडिशन के बाद हमारे पास क्या आया, यहाँ पर देखें तो ये बनता है x = 10। इसको मज़ीद सॉल्व कर दीजिएगा। सो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो 10 ऑप्शन था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 11 है हमारे पास। अ शॉपकीपर बॉट अ बुक फॉर Rs 560 एंड सोल्ड इट Rs 600। फाइंड हिज प्रॉफिट %। उसने प्रॉफिट की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है कि कितनी फाइंड की है। ठीक है, प्रॉफिट % हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एंड यू कैन सी हियर डेट, यहाँ पर देखें कि जो टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी 560 की उसने चीज़ ली, सेलिंग प्राइस क्या है 600 है। हमारे पास जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 600 माइनस 560, तो ये हमारे पास आ गया 40। मींस कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो है 40। हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या था 40 था, 40 आया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 560 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 7.14%। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है 7.14। यू कैन सी हियर दैट 7.14 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 12 नंबर MCQs है कि 12 नंबर MCQs क्या है हमारे पास। 12 नंबर MCQs है व्हाट इज़ द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग an = 3n + 5। तो हमने 7th टर्म फाइंड करनी है। तो 7th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जिसकी हमें जनरल टर्म गिवन है। जनरल टर्म क्या है, an = 3n + 5। यहाँ पर इनकी जगह 7 पुट करेंगे तो a7 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 7 + 5। 3 7 = 21 + 5 और ये हो जाएगा 26। तो हमारे पास 7th टर्म क्या आ जाएगी 26। हियर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 13 नंबर MCQs है। 13 नंबर MCQs क्या कहता है, -4a² होल क्यूब इज़ इक्वल टू, हाउ कैन वी सॉल्व दिस। यहाँ पर देखें ये कैसे है, -4a² होल क्यूब। सबसे पहले देखें ये जो क्यूब है ये -4 के ऊपर भी है और a² के ऊपर भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का क्यूब इंटू a² का क्यूब। एंड अगेन यू विल ऑब्जर्व डेट -4 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस, और ऊपर पावर जब ऑड हो तो वो हमेशा माइनस ही रहता है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 4 = 16 एंड 16 4 = 64। तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 इंटू ए है, ए की पावर क्या हो जाएगी 2 3 = 6। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी 64a⁴ 6। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQs नंबर 14 है। 14 क्या कहता है MCQs, यू कैन सी हियर डेट
तो ये है हमारे पास MCQs। 2x³ माइनस 5x² प्लस 5xy² माइनस 3y³ डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का क्वेश्चन है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका हमारे पास जो आंसर है वो आता है x² माइनस xy प्लस y², x² माइनस xy प्लस y²। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन जो है वो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं हम 15 नंबर MCQ से हमारे पास द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज़ 12.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ 2.1 सेंटीमीटर विल बी। हमने एक सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस हमें गिवन है। क्या है? रेडियस है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर और उसके बाद जो सरफेस एरिया है वो हाइट है वो कितनी है? वो 12.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। लेट चेक। तो यहाँ पर देखें कैसे होती है ये एक्सप्लेनेशन में देखें। द टोटल सर्विस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज़ गिवन बाय, जो कि हमें गिवन है। कौन सा फार्मूला होता है? 2πr इंटू एच प्लस आर। तो यहाँ पर हाइट कितनी है? 12.4 है। रेडियस गिवन है 2.1 सेंटीमीटर है। वैल्यूज़ पुट की 2 इंटू पाई प्लस आर 2.1 है प्लस एच प्लस आर। एच हमारे पास हाइट है 12.4, अगेन रेडियस 2.1 है। तो इसको सॉल्व किया हमारे पास 191.226 आता है। तो ये हमारे पास करेक्ट जो होती है वो सी ऑप्शन करेक्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास MCQs नंबर 16 है। 16 MCQs क्या कहता है? 16 MCQs है जी, एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज़ इज़ 24 kg। 4 बॉयज़ हैं, उनका एवरेज वेट 64 kg है। If the weight of the another boy is also included, their average weight becomes 24.6 kg. Find the weight of the fifth boy. कहते हैं जी कि जो हमारे पास 4 बॉय हैं उनका एवरेज वेट 24 kg है। अब पाँचवा बॉय इंटर होता है और फिर इन सब का पाँचों का एवरेज वेट जो होता है वो हो जाता है 24.6 kg। फाइंड द वेट ऑफ द फिफ्थ बॉय। तो लेट्स चेक, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आए तो इनिशियली हमारे पास देखें जो टोटल वेट ऑफ द बॉयज़ जो है वो क्या था? जो टोटल वेट ऑफ बॉयज़ था, यू कैन सी हियर डेट, वो था जी 24 इंटू 4। उसके बाद 24 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 96 kg। कैसे? हमने 4 एवरेज निकाला हुआ था, कितने का? 4 का। तो 4 की एवरेज हमारे पास कितनी आ रही थी? यहाँ पर देखें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाता था। अब फिफ्थ बॉय को हमने इंटर किया, ठीक है। व्हेन द फिफ्थ बॉय इज़ इंक्लूडेड द न्यू टोटल वेट इज़, न्यू टोटल वेट कितना हो गया? न्यू एवरेज वेट प्लस न्यू नंबर ऑफ बॉयज़। तो न्यू एवरेज वेट हमारे पास 24.6 इंटू 5, तो ये 123 kg हो गया। तो इस तरह द वेट ऑफ द फिफ्थ बॉय हम किस फार्मूले से फाइंड करेंगे? वेट ऑफ द फिफ्थ बॉय इज इक्वल टू न्यू टोटल वेट डिवाइड माइनस इनिशियल टोटल वेट। तो ये हमारे पास आ गया 27 kg। तो इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन थी? फिर 27 की, ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 17 नंबर MCQs है। 17 नंबर MCQs है द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द क्यूब इज़ 4 मीटर। एक हमारे पास क्यूब है जिसकी एक साइड की लेंथ हमारे पास 4 मीटर है। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज़ विल बी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, किस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ द लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें 6 मल्टीप्लाई बाय किसका था? 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर आया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे थी हमारे पास, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास MCQs नंबर 18 है। तो 18 MCQs क्या कहता है? कहता है जी 79 लेस दैन 6 टाइम्स अ नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर। कहता है हमारे पास 79 लेस दैन 6 टाइम्स अ नंबर, 79 लेस दैन 6 टाइम्स अ नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर। द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर द अबव इज़। तो यहाँ पर देखें 6 टाइम्स अ नंबर हमारे पास क्या होगा, इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर देखें
6 टाइम्स अ नंबर, ये आ गया 6 टाइम्स अ नंबर। 6x लेस देन मीन्स सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखें 79 लेस देन 6 टाइम अ नंबर इज़ अ नंबर। तो ये हमारे पास आ गया 6x माइनस 79 इज इक्वल टू x, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 19 नंबर MCQs है कि innate immunity had two components, first line of defense and second line of defense. Which one of the following is not second line of defense? यहाँ पर देखिए ए फेवर, बी है वाइट ब्लड सेल्स, सी हमारे पास ऑप्शन है केमिकल एंड डी हमारे पास ऑप्शन है म्यूकस। तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वह है म्यूकस। म्यूकस इज़ द पास्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिजिकल बैरियर है। और जो सेकंड लाइन होता है उसमें इंक्लूड होता है फेवर, वाइट ब्लड सेल्स एंड केमिकल रिस्पॉन्सेज। ये हमारे पास ऑप्शन थे। 21 नंबर MCQ से हमारे पास अ सिल्वर ऑब्जेक्ट गेट अ ब्लैक कोटिंग ओवर टाइम when they are exposed to air, this is due to traces of which one of the following in the air। कहते हैं कि एक सिल्वर ऑब्जेक्ट है और इसकी कोटिंग कौन सी हो जाती है, ब्लैक कोटिंग, when exposed to air। तो ये किस वजह से होता है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर टू फॉर्म ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, जिसका हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है, Ag2S कोटिंग। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड टार्निशिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टार्निशिंग कहते हैं। देखें एक MCQs के साथ हमारे 3-4 MCQs क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसका केमिकल फार्मूला क्या रहा है, H2S। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 21 नंबर MCQs है। 25 नंबर MCQs कहता है रॉक कैंडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोल्यूशन। रॉक कैंडी है वो किसकी सोल्यूशन है, सेचुरेटेड सोल्यूशन है, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुपर सेचुरेटेड है या नन ऑफ दीज है। तो एक्सप्लेनेशन में देखें, रॉक कैंडी फॉर्म्स व्हेन अ सुपर सेचुरेटेड शुगर सोल्यूशन, when supersaturated sugar saturation cools and sugar crystal gradually crystallize out। मतलब कि जब ये सोल्यूशन जो है वो कूल होता है और उसके बाद जो क्रिस्टल होते हैं शुगर के वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है। इट शोज़ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, नॉट जस्ट अ सिंपल सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें कौन से MCQs है, MCQs नंबर 22 है। क्या कहता है, इफ़ द इनिशियल मास ऑफ द स्टार इज़ बिटवीन 1 to 5 टाइम्स ऑफ द सोलर मास द रेड गिगांट बिकम। कहते हैं कि अगर इनिशियल मास जो स्टार को होगा वो 1 to 5 टाइम्स ऑफ सोलर मास को होगा, तो हमारे पास द रेड गिगांट क्या हो जाएगा, ए है ब्लैक होल, बी न्यूट्रॉन स्टार, सी हमारे पास है जी वाइट ड्वार्फ एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए स्टार विद एन इनिशियल मास बिटवीन 1 to 5 टाइम्स ऑफ सोलर मास एक्सपेंड्स इनटू अ रेड गिगांट देन कोलैप्सेस इनटू अ वाइट ड्वार्फ। पहले वो एक्सपेंड होता है रेड जो है ज्ञान बनता है, उसके बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट डवार्फ में। तो हम देखें वाइट डवार्फ क्या चीज़ होती है, वाइट डवार्फ इज़ अ डेंस अर्थ साइड्स रेमिनेट ऑफ स्टार डेट हैज़ एग्जॉस्टेड इज न्यूक्लियर फ्यूल। जो हमारी स्पेस के अंदर अर्थ साइज़ के रेमिनेट होते हैं किसी भी स्टार के, उनको वाइट डवार्फ कहते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है, वाइट डवार्फ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQs कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास 23 नंबर MCQs है। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट SI of resistance is ohm and represented by Greek letter omega। 1 ohm is equal to which one of the following। तो देखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, एक्सप्लेनेशन में डायरेक्ट देखते हैं, जो रेजिस्टेंस होती है वो वोल्टेज पर आई होती है, रेजिस्टेंस ओम, और वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक करंट होती है। सो 1 ओम इज़ इंडीड इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर। तो यहाँ पर देखें 1 ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर। तो ये कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 24 नंबर MCQs है।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्या बनाती हैं? हाइपरबोला बनाती हैं, पैराबोला, क्लोज लूप या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड कंटिन्यू इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, उसके दे नेवर स्टार और एंड एब्रप्टली लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ये क्लोज लूप की है। यहाँ पर अगेन जो है वो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास देखें सिंपल से एमसीक्यूज है। द सिनोनिम ऑफ प्रोफ्यूजन इज, प्रोफ्यूजन के सिनोनिम क्या है? डिफिशियंसी, स्केर्सिटी, अबंडेंस या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि जो प्रोफ्यूजन का मीन्स क्या है। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे पास इसका सिनोनिम क्या होगा? वो होगा एबंडेंस, कसरत। सो अगेन हेयर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 26 नंबर एमसीक्यूज़ है। 26 नंबर एमसीक्यूज़ है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो वेरीफाई करें जिसका इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए अ कैंडल वाज ग्लोइंग, दूसरा है मारिया डिलीवर्ड द पैकेज, तीसरा है एलेक्स थ्रू द फ्रेस्बी एंड डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता कौन सा है। तो यहाँ पर देखें एन इंट्रांजिटिव वर्ब्स डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सिन मीनिंग। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब को उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अ कैंडल वाज ग्लोइंग, glowing is intransitive verb because it doesn't need any object, so is here A is the correct option. नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है वो 27 नंबर MCQs है। विच सेंटेंस contains a transitive verb। अगेन देखें पिछले में intransitive था, इसमें transitive verb है। तो transitive verb कौन सा हुआ? वो verb that requires a direct object to complete its meaning। देखें the children played, द बॉय थ्रू द बॉल, शी स्लीप साउंडली, नन ऑफ दिस। यहाँ पर देखें द बॉयज़ थ्रू द बॉल, जब थ्री जो है ये कैसा वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है, बिकॉज इसके लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं तो हमें पता नहीं होगा बट हु थ्रू अ बॉल। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि थ्रू के आगे ऑब्जेक्ट को होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 28 नंबर MCQs है। आइडेंटिफाई द नाउन क्लास आई डोंट नो वेयर शी वेंट। तो यहाँ पर देखिए इसमें नाउन क्लास का हमने रिप्रेजेंट करना है। डोंट नो है, शी वेंट है, वेयर शी वेंट है या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नाउन क्लास होता क्या है। अ नाउन क्लास एक्ट एज अ नाउन्स इन अ सेंटेंस वेयर शी वेंट इज नाउन क्लास एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। ठीक है, तो नाउन इन अ सेंटेंस, तो यहाँ पर देखें वेयर शी वेंट एक पूरे के पूरे नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आई डोंट नो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वेयर शी वेंट। सो यहाँ पर अगेन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं जी MCQs नंबर 29 है। द एंटोनिम ऑफ फेरोसिटी इज़, एंटोनिम ऑफ फेरोसिटी। तो यहाँ पर देखते हैं फियर्सनेस, ब्रूटैलिटी, माइल्डनेस एंड नन ऑफ दिस। तो फेरोसिटी का मतलब क्या है? बेरहमी। तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या होगा? माइल्डनेस, नरमी। सो यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 30 नंबर MCQs है। आइडेंटिफाई द एनाफोर के इसमें हमारे पास 30 नंबर MCQs है। आइडेंटिफाई द एनाफोरिक रेफरेंस आई वेंट आउट विद सारा ऑन संडे शी लुक्ड कन्फ्यूज। तो यहाँ पर एनाफोरिक रेफरेंस हमने सर्च करना है। तो अगेन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले देखिए एनाफोरिक रेफरेंस होता क्या है। एनाफोरिक रेफरेंस इज़ व्हेन प्रोनाउन लाइक शी रेफर बैक्स टू अ नाउन प्रीवियसली मेंशन इन द केस सारा। तो यहाँ पर देखें जो एनाफोरिक रेफरेंस होता है वो कहते हैं कि व्हेन अ प्रोनाउन रेफर्स बैक्स टू अ नाउन प्रीवियसली मेंशन, तो इसको हम एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। यहाँ पर देखें जो शी है, ठीक है, यहाँ पर अगेन देखें जो शी है इन द सेकंड सेंटेंस
दिस रेफर टू सारा इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो दिस को हम कहेंगे जी शी रेफर्स टू सारा इन द सेकंड सेंटेंस। जो शी एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम कह सकते हैं ये एक एनाफोरिक रेफरेंस है, तो इसमें हमारे पास ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं 31 नंबर MCQs है हमारे पास। 31 नंबर MCQs क्या कहता है? डैश ऑफ लाइन्स रोड इन द जंगल, फ्लॉक, प्राइड, स्कूल। एक्सप्लेनेशन देखें, ग्रुप ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड प्राइड। तो फ्लॉक जो होता है वो बर्ड्स को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जो हमारे पास स्कूल है वो आपको पता है, तो सो यहाँ पर जो है वो प्राइड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें 32 नंबर MCQs है। विच सेंटेंस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस? इसमें कौन सा टॉपिक सेंटेंस का की बेस्ट एग्जाम्पल है? आई सॉ अ डॉग चेजिंग अ कैट yesterday. Some dogs have long fur and some have short fur. Dogs are loyal and helpful animals. Dogs bark loudly when they are strangers. तो टॉपिक सेंटेंसेस क्या होता है कि जो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है जो किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो यहाँ पर देखें, जो डॉग्स आर लॉयल एंड हेल्पफुल एनिमल्स provides a clear subject idea to discuss in the sentence. So C is the correct option. Dogs are loyal and हेल्पफुल एनिमल्स। तो यहाँ पर देखें सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम MCQs नंबर 33 है। विच टाइप ऑफ सर्विस डज अ कलर सर्विस प्रोवाइड? जो कलर सर्विस होता है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? एजुकेशनल सर्विस, मेडिकल सर्विस, पोस्टल सर्विस या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन देखें एक्सप्लेनेशन में, अ कलर सर्विस प्रोवाइड्स पोस्टल लाइक सर्विसेज handling letters and parcels. It operates similar to postal system but may differ slightly in method or appearance. तो कलर सर्विस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पोस्टल लाइक सर्विस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 34 नंबर MCQs है। ब्लड सेल्स इज अबाउट 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। Which one of the following statement is not true regarding blood cell? तो ब्लड सेल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ए है प्लेटलेट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बी है प्लेटलेट्स आर मच स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। सी है वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स एंड डी है रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। एक्सप्लेनेशन में देखें, वाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स called leukocytes, not red blood cells. तो red blood cells are called erythrocytes। तो कौन सी ऑप्शन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखें, तो कौन सी वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, तो ये तो ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, ये ऑप्शन ठीक नहीं है बिकॉज रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज erythrocytes। नेक्स्ट हमारे पास देखें MCQs नंबर 35 है। क्या कहता है जी MCQs नंबर 35, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज़ कॉल्ड इक्वल टू। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखें, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज़ बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, सो देयर इज़ प्रोडक्ट 1। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 36 नंबर MCQs है हमारे पास। A porous and permeable body of rock or sediment through which groundwater flow is called porifera, aquifers, reservoir, none of these. An aquifer is a layer of rock or sediment that stores and transmits groundwater। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक्वीफर इज करेक्ट ऑप्शन है। तो पोरीफेरा क्या होता है? पोरीफेरा रिलेट्स टू एनिमल्स। नेक्स्ट देखें 37 नंबर MCQs है हमारे पास। क्या कहता है? अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक इन ईच स्पीशीज़। इन फ्रॉग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो फ्रॉग के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो फ्रॉग्स टिपिकली हैव 26 क्रोमोसोम्स इन देयर बॉडी। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेशीज स्पेसिफिक एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग जेनेटिक स्टेबिलिटी। ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ में जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद है जी
38 नंबर MCQs है हमारे पास। क्या कहता है? द फर्स्ट सिंथेटिक डाई यूज्ड Morphine was discovered in 1856 by teenage William Henry Perkin. He credited this dye out of cellulose, waxes, coal tar, none of these. यहाँ पर देखें, in 1856 William Henry Perkin accidentally discovered morphine while working with coal tar. So C is the correct option, coal tar. It became the first synthetic dye revolutionizing the textile and केमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो MCQs है 39 नंबर है। क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बीवोर? इनमें कौन सा हर्बीवोर्स होता है? डियर, शार्क, लायन, नन ऑफ दिस। हर्बीवोर कौन से एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, गोश्त नहीं खाते? तो यहाँ पर डियर देखें, डियर मेनली फीड्स ऑन ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट्स, सो डियर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 40 नंबर MCQs है हमारे पास। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर्ड प्लान और फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी और ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स? करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम डिज़ाइन और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखें, करिकुलम डिज़ाइन जो है रेफर्स टू क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेम और प्लान वर्क फॉर अ कोर्स ऑफ स्टडी और एजुकेशनल एक्टिविटीज़। तो it continues, it outlines what, how and when students will learn in specific content and skills. तो C is the correct option, curricular design. नेक्स्ट हमारे पास है 41 नंबर MCQs। When educational conference held, first educational conference held in which city of Pakistan? तो ये कब हुई थी? तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। The first educational conferences was held in Pakistan in Karachi. A is the correct option. The conference was held by 27th November 1947 to 1st December 1947. तो यहाँ पर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना headed this conference. He provided the basic guidelines for future education development. Next हमारे पास देखें 42 नंबर MCQs है। Which sentence uses a comparative adjective correctly? She is taller than her sister. She is taller than her sister. She is more tall than her sister. तो यहाँ पर देखें कौन सी होती है? तो यहाँ पर देखें taller is correct comparative form of the adjective tall. तो ये tall, taller, tallest होता है. So she is taller than her sister. B is the correct option. Comparative adjectives are used to compare two things often ending in ER. नेक्स्ट हमारे पास 43 नंबर MCQs है। क्या कहता है? इन विच वन सेंटेंस इज़ द कामा करेक्टली प्लेस्ड? आफ्टर डिनर वी वॉच्ड मूवी। देखिए इसमें से हमने देखना है कि किस में जो है वो कामा सही तरीके से लगा हुआ है। ए है आफ्टर डिनर वी वॉच्ड अ मूवी, शी रेन फर्स्ट, जम्प्ड हाई एंड स्माइल्ड, इफ़ यू आर हंग्री प्लीज़ ईट समथिंग, वी वेंट टू द पार्क एंड प्ले सॉसर। तो यहाँ पर देखें द कामा इज़ करेक्टली प्लेस्ड आफ्टर द इंट्रोडक्टरी फ्रेज आफ्टर डिनर। सो यहाँ पर क्या हो गया? आफ्टर डिनर वी वॉच्ड अ मूवी। इफ़ इट प्रॉपरली सेपरेट्स द इंट्रोडक्टरी एलिमेंट द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 44 नंबर MCQs है। सारा लुक्ड एट डैश इन द मिरर बिफोर लिविंग। सारा ने किसकी तरफ देखा बिफोर लिविंग? तो ये हमारे पास क्या होगा? लुक्ड एट herself. B is the correct option. The correct sentence is Sarah looked at herself in the mirror before leaving. Herself is appropriate reflexive pronoun when used the subject and object are the same person. नेक्स्ट देखिए हमारे पास 45 नंबर MCQs है। क्या कहता है? फाइंड द साइलेंट लेटर इन द वर्ड रिसेप्ट। तो इसमें कौन सा होता है? TCP, नन ऑफ दिस। तो देखें तो द साइलेंट लेटर इन द वर्ड इज़ P. इट इज़ नॉट प्रोनाउंस मेकिंग द वर्ड साउंड लाइक रिसेट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 46 नंबर MCQs है। शी फिनिश द वर्क बाय टुमारो। शी फिनिश द वर्क बाय टुमारो। तो इसमें डैश है, डज, हैज़, विल। यहाँ पर देखें टुमारो लगा है तो इट्स मीन कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? विल। तो सी इज़ द
करेक्ट ऑप्शन देखें, द करेक्ट सेंटेंस इज शी विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो। विल इज अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब टू इंडिकेट द फ्यूचर एक्शन। 47 नंबर MCQs है हमारे पास। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, ऑलवेज, होमवर्क, डज, हिज, ही। तो इसको रीअरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर देखें, द करेक्टली रीअरेंज्ड वर्ड्स एंड ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क, तो कौन सी है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर MCQs है हमारे पास। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, कंजंक्शन को हमने आइडेंटिफाई करना है। ही was tired so he went to bed early। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। सो इज़ द कंजंक्शन इन द सेंटेंस, कंजंक्शन यहाँ पर क्या है? सो जो है वो कंजंक्शन है, ये इन दोनों सेंटेंस को आपस में कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखें ये इट कनेक्ट्स टू क्लासेस, कौन कौन सी? द रीज़न ही वॉज टायर्ड एंड द रिज़ल्ट ही वेंट टू द बेड अर्ली। तो ये जो दो क्लासेस हैं इनको ऐड कर रहा है। सो जो है हमारे पास जो है वो कंजंक्शन है। तो इट शोज़ काज एंड अफेक्ट, जो हमारे पास ये जो कंजंक्शन है ये काज और अफेक्ट को शो कर रहा है बिटवीन टू एक्शंस के। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 49 नंबर MCQs है। क्या कहता है? Which of the following best represent the connotative meaning of the word home? अब सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि connotative meaning क्या होते हैं। The connotative meaning of homes refers to more than just a physical structure. It signifies a place of comfort, safety and love. अब यहाँ पर देखें, a place of comfort, safety and love, जो connotative हैं इसका मतलब होता है कि जिसमें हम फीलिंग्स भी अटैच करते हैं, तो इमोशंस अटैच होते हैं। तो यू कैन सी हेयर डेट दिस डीपर इमोशनल कनेक्शन गोज़ बिहाइंड मोर शेल्टर। होम का शेल्टर के अलावा यहाँ पर मीनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो MCQs है वो है 50 नंबर। कायद-ए-आज़म स्पीच ऑन 15 जून 1948 डिस्कस्ड। कायद-ए-आज़म ने डिस्करेज्ड होगा, यहाँ पर जो वर्ड है डिस्करेज्ड है, डिस्कस्ड नहीं है। कायद-ए-आज़म ने 15 जून 1948 के अपनी स्पीच में किस चीज़ को डिस्करेज किया था? फॉरेन ट्रेड, डेमोक्रेसी, जुडिशल रिफॉर्म और प्रोविंशियल एंड रेशियल प्रेजुडाइज। तो यहाँ पर देखें जो कायद-ए-आज़म थे उन्होंने अपनी 15 जून 1948 को फोकस किया था प्रोविंशियल एंड रेशियल प्रेजुडाइज, और इसको उन्होंने हाईली जो है वो रिजेक्ट किया था, डिस्करेज किया था। ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग दीज डिवीजन्स फॉर द प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये थे आज के MCQs, 50 MCQs, और बाकी जो MCQs इस टेस्ट के थे वो हम अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।